हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। हाल ही के दिनों में एक एक्ट पारित हुआ है जिसका नाम है CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक्ट काफ़ी विवादों का विषय बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके संबंधित सभी जानकारियों को समझेंगे और ये परीक्षण करेंगे कि क्या वास्तव में जो कम्युनिटीज़ इसका विरोध कर रही हैं वो सही हैं कि नहीं, और इस एक्ट से क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। इंग्लिश में अगर कहें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज सच अ लॉ अंडर विच 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हिंदू, सिख, Buddhist, Jain, Parsi, and Christians coming to India before December 2014 from 3 neighboring countries, Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan, will be given citizenship। मतलब CAA या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। अगर आप नागरिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए, उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्रवासी क्या होता है और अप्रवासी क्या होता है। क्या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही है, इसका अर्थ समझना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रवासी की। तो भारत के संदर्भ में प्रवासी उनको कहेंगे जो कि मूलतः भारत के निवासी हैं और भारत से बाहर जाकर के किसी अन्य देश में निवास करते हैं रोजगार के लिए या फिर शिक्षा के लिए, उन्हें हम कहेंगे प्रवासी। लेकिन भारत के संदर्भ में अप्रवासी हम उन्हें कहेंगे जो लोग किसी दूसरे देश से आ कर के भारत में स्थायी नागरिकता लेना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होंगे तो आप अवैध अप्रवासी के बारे में सुने होंगे, इलीगल इमिग्रेंट। तो क्या होता है इलीगल इमिग्रेंट, ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से आकर के भारत में बिना वीज़ा के या फिर किसी वैध प्रमाण पत्र के बिना ही भारत में निवास करने लगते हैं, जो कि गैर कानूनी होता है। या इसके अलावा जिनका प्रमाण पत्र नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार अनियमित समय से अधिक समय तक उपयोग के चलते अवैध हो गया हो, इसी को ही हम अवैध अप्रवास कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अवैध अप्रवासी या इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं। ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत दुष्प्रभाव होता है। किसी भी देश में इनकी संख्या ज़्यादा है तो उस देश की GDP पर और उसकी संपूर्ण व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इससे देश के विकास पे बाधा पड़ती है और देश के नागरिकों के सशक्तिकरण में भी काफ़ी परेशानी आती है। आप सभी को जानकारी होगी कि इससे पूर्व भी भारत में नागरिकता लेने के कुछ नियम कानून थे जिसमें कि काफ़ी मात्रा में बदलाव किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लॉ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन टू लिव इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 11 ईयर्स टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। नागरिकता संबंधी जो पुराना नियम था वो इस प्रकार था कि उसमें किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। Under the current law, people who enter India illegally cannot get citizenship, and there are provisions to send them back to their country or keep them in custody। मतलब कि मौजूदा कानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती और उन्हें वापस उनके देश भेजने या फिर हिरासत में रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि
भारत में बिना किसी वीज़ा के या बिना किसी परमिट के कोई अगर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो उसे उसके देश में भेज दिया जाएगा या फिर उसको हिरासत में रखा जाएगा। एंड those who came to India till December 2014 after being victims of some kind of torture or the other. This includes non-Muslim minorities, Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christians। मतलब केवल उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत आए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ आती हैं जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर that the Indian citizenship will be granted to the immigrant who has lived in India in the last 1 year and at least 5 of the last 14 years. You can see earlier for the migrants, citizenship by naturalization was 11 years. मतलब कि भारतीय नागरिकता केवल उस अप्रवासी को दी जाएगी जो पिछले 1 वर्ष और पिछले 14 वर्षों में से कम 5 वर्षों में भारत में रहा हो। और पहले की बात करें तो पहले प्रवासियों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता 11 वर्ष रहने के पश्चात मिलती थी। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि अब समयावधि को घटा दिया गया है। With the implementation of the Citizenship Amendment Act, people coming from 3 neighboring Muslim majority countries, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, will get Indian citizenship। मतलब कि इसके लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जो कि किसी धार्मिक शोषण का शिकार हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूलिंग पार्टी ने 2019 में ये अधिनियम पारित किया था, लेकिन कंट्रोवर्सीज के चलते 11 मार्च 2024 को इसके लागू होने की अधिसूचना जारी हुई। कुछ कम्युनिटीज़ इसका विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी नागरिकता को रद्द करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि ये एक्ट उन लोगों, उन माइनॉरिटीज़ को भारत में नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। साथ ही उनके मन में जो सवाल उठ रहा है एक कन्फ्यूजन की वजह से उठ रहा है। इस कन्फ्यूजन की वजह यह है कि जिन 6 कम्युनिटीज़ की बात कही गई है जो कि अदर देश से अब भारत आ सकते हैं, उसमें मुस्लिम का नाम नहीं है, क्योंकि हमारे जो तीनों पड़ोसी देश हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है या फिर वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है और वहाँ पे माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी आती है, सभी शर्तों का ध्यान रखते हुए केवल उन्हीं को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं हमारे पड़ोसी देशों पर जिनका उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसमें 96.47% तक मुस्लिम है। इसके अलावा हिंदू, क्रिश्चियन, अहमदिया इस्लाम और सिख, इनका रेशियो 3.53% तक है। और अहमदिया इस्लाम भी जो है उन लोगों के अनुसार नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है। अब अगर बात करें बांग्लादेश की तो उसमें मुस्लिम जो है 91.04% है। इसके साथ साथ हिंदू की बात करें तो हिंदू 7.95% है और माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, ठीक। और बुद्धिस्ट की बात करें तो वो 0.61% है और क्रिश्चियंस की बात करें तो वो 0.30% है और अदर कम्युनिटीज़ कुछ जो है वो 0.12% है। अब अगर बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान भी एक मुस्लिम देश है जिसमें कि सुन्नी मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में है 84.7% तक। और शिया मुस्लिम्स की बात करें तो 15% है और
दूसरे रिलीजन्स जो है वो 0.3% में ही सिमट जाते हैं। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आखिर क्यों ये नियम लाया गया है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम और लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।